अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स। नॉवेल होशरुबा, राइटर नाइला तारिक। सीढ़ियां तय करता वो ऊपर पहुंचा था कि यकदम कमरे से बाहर आती अजवा ने उसके कदम रोक लिए थे। दूसरी जानिब याकूत के बेतासुर चेहरे और आंखों से छलकती सर्द मोहरी ने अजवा के दिल को धचका पहुंचाया था। उसकी सुर्ख सूजी आंखों और उतरे चेहरे से निगाह चुराता वो कतरा कर आगे बढ़ जाना चाहता था, मगर उसके मुकाबले आती अजवा रास्ता रोक गई थी। याकूत, ऐसी अजनबियत से मुझे मत देखो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नम आंखों से उसे देखती वो लरजते लहजे में बोली थी, अपनी बहन के लिए तुम्हारी नफरत को मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सका हूँ। अजवा की जानिब देखे बगैर वो सर्द लहजे में बोला था, मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सकी, मुझे माफ कर दो। मैं जब्त खो बैठी थी, बार बार अपनी माँ की तस्वीर को चुपचाप सहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं अपनी जात तक सब कुछ बर्दाश्त कर गई, लेकिन मेरे लिए भी अपनी बहन की तस्वीर को सह जाना नामुमकिन है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी बात पत्थर पर लकीर साबित हो सकती है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी एक बद्दुआ मेरी बहन की जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है, मगर तुमने फिर भी उनको बेऔलादी का ताना दिया, उनको हमेशा बेऔलाद रहने की बद्दुआ दी। तैश में भिंचे लहजे के साथ बोलता वो उसके धुआं धुआं होते चेहरे को सुलगती नजरों से देख रहा था। शायद हम लोग ही तुम्हारे काबिल नहीं अजवा। तुम बहुत ऊंचाइयों पर हो और हम बहुत कमजोर और गुनहगार लोग हैं। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ, तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी बहन को जो बद्दुआएं तुमने दी हैं, उनको वापस ले लो, बख्श दो उनको। वो अनजान है तुम्हारे मकाम, तुम्हारी हैसियत से। मेरी बहन मुझे मेरी जान से भी बढ़कर अजीज है। तुम्हें खुदा का वास्ता है उनकी तबाही का सम्मान मत करो। जिस कदर बद्दुआएं तुम्हें देनी है मुझे दे दो, मगर उनसे दूर रहो। साख नजरों से वो उसे देख रही थी जो हाथ जोड़े शिद्दत जब्त से सुर्ख होते चेहरे के साथ बोला था, और फिर उसके सामने से हटता तेज कदमों से अपने कमरे की सिम बढ़ता चला गया। गंग खड़ी अजवा को अपना वजूद हवा में मौलिक होता महसूस हुआ। यूं लग रहा था कि जैसे न सर पर आसमान रहा है और न ही पैरों तले जमीन। अपने बेजान वजूद को खींचती वो बमुश्किल खुद पर सब के पहरे लगाती सीढ़ियों की सिम बढ़ गई। नीचे मौजूद जारा उसे पुकारती अपनी तरफ बुला रही थी। उसे यमना और हाज की वापसी का इंतजार करना था। उसका रुआं रुआं दुआ मांग रहा था कि लालन का एक एक लफ्ज सच हो जाए। अब यही एक सूरत उसको पछताओं की अजियत से निकाल सकती थी। दिल पर और रूह पर जो जख्म लगे थे उनकी अजियत को तो उसने चुपचाप सहना था, मगर उन जख्मों का जाला होना बहुत जरूरी था जो उसके लफ्जों से यमना, हाज और याकूत के दिल पर लगे थे। गुनाहगार तो वो खुद को गर्दानती थी। लालन ने जो कहा था उसकी तस्दीक के साथ ही हाज और यमना घर वापस आए थे। शादी के इतने साल गुजरने के बाद मिलने वाली इस खुशी पर जाने उनको कैसे यकीन आया होगा, और जाने यकीन करने के बाद वो खुशी के कौन से आसमान पर होंगे, ये देखने के लिए वो सबके दरमियान नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि इतने अहम और खुशी के लम्हों में वो यमना के साथ जाकर उनकी खुशी खराब कर दे। अपने कमरे में रहकर भी वो इन खुशी की लहरों को महसूस कर सकती थी जो सारे घर में दौड़ रही थी। शानों के गिर्द गरम शॉल लपेटे वो बैल्कनी में खड़ी दूर धुंध में लिपटे खस्ता हाल मकान को देख रही थी कि यकदम कमरे के दरवाजे पर होने वाले दस्तक ने उसे चौंका दिया था। दरवाजा खोलते हुए उसने बाहर मौजूद हाज को देखा और फिर नजर चुराती एक तरफ हट गई थी। अंदर दाखिल होने के बजाय वो चंद लम्हों तक खामोशी से उसे देखते रहे जो सर झुकाए खड़ी थी। तुम्हें याद है जब तुम बहुत छोटी सी हुआ करती थी तो खाला जान के कहने पर तुम मेरे लिए दुआ करती थी कि मैं अपने इम्तिहानों में अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाऊं। तुम्हें ना उस वक्त दुआ मांगना आती थी और ना ही ठीक से बोलना आता था। बस जो जुमले खाला जान तुम्हें बताती थी तुम हाथ उठाकर दुआ के वही टूटे फूटे जुमले अपनी जुबान पर रटती रहती थी। मैं उस वक्त तुम पर बहुत हंसता था, मगर मेरे दिल में कहीं यकीन जरूर होता था कि तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। वो यकीन आज और भी ज्यादा मुस्तहकम हो गया है। तुम खाला जान की बेटी हो, मेरे लिए तुम्हारी दुआओं का असर क्यों ना होगा। ये तुम्हारी दुआओं का ही समर है अजवा के। एक तवील अरसे के बाद मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। एक तवील अरसे के बाद मैंने यमना को और यमना ने मुझे सही मायनों में खुश देखा है। हाज धीमे गंभीर लहजे में बोले थे, आप दोनों को ये खुशी बहुत मुबारक हो। मैं तो बस अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दुआओं का भरम रखा गया। वो नजर झुकाते धीमे लहजे में बोली, आज जो हुआ
जो कुछ मेरी जबान से निकला वो सिर्फ गुस्से में हुआ। मेरे दिल में भाभी के लिए या आपके लिए कोई बुराई नहीं थी। गुस्से में मैंने आपके दिल को भी तकलीफ पहुंचाई। इस सब के लिए मुझे माफ कर दें। मैं अपने जुमलों पर बहुत शर्मिंदा हूँ, शर्मसार हूँ। वो बामुश्किल लहजे की नमी को छुपाने की कोशिश करती बोली थी, मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ कहा गुस्से में कहा था और इस हद तक तुम्हें यमुना ही ले गई थी। इससे पहले मैं तुमसे माफी मांगता हूँ उन सब तहकीर आमेज बातों के लिए जो उसने खाला जान के लिए और तुम्हारे लिए बोली थी। गलती शायद मेरी है। मैं ही यमुना को अपनी जिंदगी में खाला जान और तुम्हारे मकाम अहमियत से ठीक तरह आगाह नहीं कर सका हूँ। ये भी सच है कि सिर्फ वक्त और हालात मुझे खाला जान और तुम तक पहुँचने से रोकते रहे। अगर मैं मुल्क से बाहर ना होता या अगर मुझे बरवक्त फ्लाइट मिल जाती तो खाला जान के आखिरी वक्त में मैं उन तक पहुंचने के लिए मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। ये बात मैं खुद को बेकसूर साबित करने के लिए तुम्हें नहीं बता रहा। बताने की वजह सिर्फ ये है कि खाला जान और मेरे दरमियान यमुना कभी रुकावट नहीं बनी थी। ये तो मेरे ही हर से तमा थी। बहुत ऊंचाइयों पर जाने की हवस थी जिसने मुझे वापस पलटने नहीं दिया। बुलंद से बुलंद मकाम हासिल करने की धुन में जो कुछ मैंने खो दिया उसका पछतावा आखिरी सांस तक कायम रहेगा। बोझल लहजे में बोलते हाथ खामोश हो गए थे। जो गुजर चुका है उस पर अफसोस करते रहने की बजाय आप इस खुशी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें जो इतने इंतजार के बाद आपको मिली है। गहरी सांस भरकर अजवा ने कहा था, अजवा मैं चाहता हूँ कि तुम भी सब कुछ भुलाकर यमुना के पास जाओ, उसे भी मुबारकबाद दो। कोई जबरदस्ती नहीं है, बस अगर तुम्हारा दिल माने तो। हाज के कहने पर अजवा ने इस्बात में सर हिलाया था। मैं आपकी ये कहने से पहले ही उनके पास जाने का इरादा रखती हूँ, लेकिन अगर आप भी मौजूद होंगे तो मेरे लिए उनसे बात करना ज्यादा आसान हो जाएगा। वो बोली थी, ठीक है जैसा तुम्हें बेहतर लगे। हाज फौरन ही बोले थे, मैं कमरे में जाता हूँ, तुम कुछ देर बाद आ जाना। मैं तुम्हारी आमद के बारे में यमुना को कुछ नहीं बताऊंगा। हाज के कहने पर उसने तायदी अंदाज में सर को हरकत दी थी। कमरे में दाखिल होते हाज बेड से उतरती यमुना की तरफ मुतवज्जा हुए थे। यमुना वापस बैठो, कुछ चाहिए तो मुझसे कहो। मैंने कहा भी था कि मेरे आने तक बेड से मत उतरना। नाराजगी से बोलते हुए उन्होंने यमुना का हाथ थामकर वापस बेड पर बिठा दिया था। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बगैर सहारे के चल फिर सकती हूँ। अब आप ये चाहते हैं कि मैं बेड से कदम भी नीचे न रखूं तो मेरे लिए ये नामुमकिन है। हॉस्पिटल में ड्रिप लगने की वजह से 2 घंटे मुसलसल लेटे रहने से कमर तख्ता हो गई है मेरी। थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, कुछ दिन तक तो तुम बिल्कुल भी ज्यादा इधर उधर घूमना बंद कर दो। तुम जानती हो तुम्हारी सेहत कितनी खराब हो गई है और अब तो तुम्हें ज्यादा एहतियात करनी है। अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। घर की फिक्र बिल्कुल छोड़ दो। अपनी तरफ से तुमने जरा भी लापरवाही की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाज के डांटने वाले अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। आप मुझे खुश नजर आने से ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं हाज? खुशी ही इतनी बड़ी मिली है यमुना, संभाले नहीं संभल रही है। दिल में अजीब से खौफ समा गया है। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारा जरा भी बदएहतियाती हमें इस खुशी से कहीं। हाज बात मुकम्मल नहीं कर सके थे। इंशाल्लाह कुछ गलत नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। मैं अपना ख्याल रखूंगी। मुझे अपनी खुशी से ज्यादा आपकी खुशी अजीज है। यमुना धीमे लहजे में उनको तसल्ली दे रही थी। हाज मुझे आपसे कुछ कहना है। उनके हाथ पर अपना हाथ रखते यमुना एकदम बेहद संजीदगी से गोया हुई। आप जानते हैं मैं किस कदर ज़हनी दबाव में थी याकूत की वजह से। इसी कैफियत और अजवा से होने वाली तकरार में मैंने आपकी खाला जान के बारे में बहुत कुछ गलत कहकर आपके दिल को भी ठेस पहुंचाई है। इस सब के लिए आप मुझे माफ कर दें। यकीन करें मेरे दिल में हमेशा उनकी बहुत इज्जत रही है। उन्होंने आपकी परवरिश की थी, आपके लिए वो माँ का दर्जा रखती हैं। मुझे बहुत निदामत है कि याकूत का गुस्सा उन पर भी किस तरह निकाल दिया मैंने। मैं अपनी नजरों में शर्मिंदा होकर रह गई हूँ। यमुना शदीद ताज्जुब से अपनी गलती तस्लीम कर रही थी। यमुना, खाला जान के लिए तुमने जो कुछ कहा इस सब ने मुझसे ज्यादा अजवा के दिल को ठेस पहुंचाई थी। इस तकलीफ में अजवा तुम्हें वो सब कुछ कह गई जो उसे नहीं कहना चाहिए था। जिस तरह तुम निदामत महसूस कर रही हो इसी तरह वो भी अपनी गलती पर बहुत नादिम है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अजवा अगर चाहती थी कि तुम लालन से बात कर लो तो सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी और तुम्हारी औलाद से महरूमी को
दिल से महसूस किया था। जहां तक बात याकूत की है, वो तुम्हारा भाई है। उससे इख्तिलाफ के लिए तुम उससे लड़ो, झगड़ो, उस पर गुस्सा करो, मगर उसके गुस्से का निशाना अजवा को मत बनाओ। वो मेरी बहन है। तुम्हें वो याकूत के काबिल नहीं लगती तो कोई बात नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अजवा की तरफ से कोई पेशकदमी याकूत की जानिब नहीं होगी। मेरे एक बार कहने पर वो याकूत को पहचानेगी भी नहीं। उससे ज्यादा मुझे उसकी इज्जत नफ्स प्यारी है। जो कुछ आज हुआ उसके बाद, तुम्हारी मुखालफत को जानने के बाद, वो तो मेरे कुछ बोले बगैर ही अपने कदम पीछे हटा लेगी। फिर भी मैं एहतियातन उससे इस सिलसिले में बात करके मोहतात कर दूंगा। फिलहाल तुम ये सब मसले खुद से दूर कर दो। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हें डॉक्टर की हिदायत को बस याद रखना है, कोई डिप्रेशन नहीं लेना। हाथ के गहरे संजीदा लहजे और ताकीद पर वो सर हिलाती खामोश रही थी। तभी दरवाजे पर उभरती दस्तक ने उन दोनों को मुतवज्जा कर लिया। हाथ उनके सामने से उठकर दरवाजे के सिम बढ़ गए। उम्मीद के मुताबिक बाहर अजवा मौजूद थी। कुछ झिझकते हुए वो अंदर दाखिल हुई, जबकि उसे देखकर यमुना के तासुरात मजीद संजीदा हो गए थे। गहरी सांस भरकर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती बेड की सिम बढ़ गई। ये आपकी अमानत मेरे पास थी। बोलते हुए अजवा ने शॉपर में छुपी कोई चीज यमुना की तरफ बढ़ाई। उलझी नजरों से चंद लम्हे उसे देखने के बाद यमुना ने एक निगाह हाथ पर डाली और फिर उनके खामोश इशारे पर यमुना ने वो शॉपर अजवा से ले लिया था। ये क्या है? यमुना पूछे बगैर ना रह सकी थी। आप खुद ही देख लीजिए। अजवा के कहने पर यमुना ने एक बार फिर हाथ को देखा और फिर शॉपर से बड़ा सा मखमली बॉक्स निकाल लिया। अजवा ने खुद ही आगे बढ़कर सुर्ख मखमली बॉक्स को उनके सामने खोल दिया। यमुना शजदर नजरों से उस खूबसूरत जेवर को देख रही थी, जो बहुत ही दीदा जेब और दिलकश डिजाइन का था। खासल सोने की चमक दमक ही उनकी आंखों को खैरा करने के लिए काफी थी। ये मैं जानती हूँ कि आपको जेवरात ज्यादा पसंद नहीं, मगर अम्मी ने ये बहुत मोहब्बत से आपके लिए बनवाया था। नाराजगी में उन्होंने हाज भाई को ये हुक्म तो दे दिया था कि वो हमारे घर के दहलीज पर पलट कर वापस ना आए, मगर जब आपके और हाज भाई की शादी की खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले यही काम किया। उनको उम्मीद थी कि, और इंतजार भी था कि हाज भाई आपको लेकर उनके पास जरूर आएंगे, लेकिन जिंदगी ने उनको ज्यादा मोहलत ना दी। धीमी आवाज में बोलती वो एक पल को खामोश हुई थी। मैं आपकी ये अमानत किसी बहुत अच्छे मौके पर आपके हवाले करना चाहती थी, और इससे बढ़कर खुशी का कोई मौका आपके लिए और हम सबके लिए भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। भाभी, हो सके तो अपनी खुशियों के सदके ही मुझे माफ कर दीजिएगा। ये कैसी बात कही थी तुमने अजवा? ऐसा मत कहो। हर घर में ऊंच नीच और तकरार हो जाती है। तुम्हारी तरह तुम्हारी भाभी को भी इस बात का एहसास है कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ था। तुम दोनों ही इन तल्ख बातों को अब भूल जाओ। गलत फहमियां और इख्तिलाफात हो जाने से ताल्लुक तो खत्म नहीं हो जाते। दरगुजर से काम लेने में ही रिश्तों की बका है। अजवा के सर पर हाथ रखकर हाथ नरमी से बोले थे, जबकि यमुना गोद में रखे सर्फ बॉक्स को धीरे से बंद करती खामोशी थी। भाभी, आप मेरी तरफ से मुतमईन हो जाएं। मैं जब तक इस घर में हूँ ना ऐसा कुछ करूंगी ना होने दूंगी जिसमें आप खुश ना हो। आपकी मर्जी के बगैर इस घर का कोई फैसला नहीं हो सकता, ना ही मैं ऐसे किसी फैसले में किसी का भी साथ दे सकती हूँ। ये मेरा आपसे वादा है। आप किसी भी बात के लिए परेशान ना हो। आप बस अपना ख्याल रखें। इतने तवील इंतजार के बाद आपको और हाज भाई को सब्र का फल मिल रहा है, बस ये याद रखें। अजवा, यही तो मैं इनको समझा रहा हूँ, मगर मुझे इनकी तरफ से यही खदशा है कि घर के इंतजामात की फिक्र में अपनी आदत से मजबूर होकर ये खुद को बेआराम करती रहेंगी। तुमने हमारे लिए इस कदर दुआएं की हैं, अपनी इबादतों में हमारे लिए खुशियां मांगी हैं। तुम्हें हक है कि जहाँ ये बद एहतियाती करती नजर आए तो बेझिझक इनको टोक दो। मैं 2-4 और मुलाजमाएं घर के काम के लिए रख लूंगा, मगर इनकी पहरेदारी के लिए हर वक्त घर में नहीं रह सकता। अब ये काम मैं तुम्हें ही सौंप रहा हूँ। तुम्हारे सिवा कोई ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। हाथ के कतई लहजे पर अजवा ने यमुना को देखा, मगर वो हुनूस सर झुकाए खामोश थी। यमुना की तरफ मत देखो। मेरी खातिर तुम्हें ये करना ही होगा, अगर तुम्हें मेरी खुशी अजीज है तो। हाज मजीद बोले थे, आप बेफिक्र रहें, मैं हूँ। हाँ, भाभी और घर का ख्याल रखने के लिए आपको मुलाजमों की फौज घर में रखने की जरूरत नहीं। जो 2 हैं वही काफी हैं। अजवा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी, मैं जाती हूँ, आप दोनों भी आराम करें। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा वक्त लग गया था आप दोनों को।
वापसी के लिए पलटती वो हाथ से मुखातिब थी, जबकि यमुना खामोशी और पुरसोच नजरों से उसे हाथ के हमरा दरवाजे की समझ जाता देखती रही थी। अब तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि तुमने बहुत उजलत का मुजाहरा कर डाला था। तुम्हें अजवा के साथ इतने जारहाना अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। सब कुछ तुम्हारे सामने था, मगर तुमने उसे शायद ये बावर करवा दिया कि हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ वही है। वो गलत है। गाजी उससे मुखातिब था, जो गहरे संजीदा तासुरात के साथ उसे सुनता बिल्कुल खामोश था। मैं मानता हूँ गलत अजवा की तरफ से भी हुआ, मगर शुरुआत कहाँ से हुई? ज़ारा गवाह है हर सच की। वो हमसे पहले वहाँ मौजूद थी। हर बात से वो तुम्हें आगाह कर चुकी है। जिस तरह तुम आपी के लिए उसके तल जुमले बर्दाश्त नहीं कर सके थे, इसी तरह वो भी अपनी माँ के लिए आपी की तौहीन आमेज़ जुमले बर्दाश्त नहीं कर सकी। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ये तकरार किसी और सूरत में भी होती, मगर होती जरूर। आप ही को किसी न किसी तरह अजवा से उलझना ही था। तुम्हारा गुस्सा उनको इसी तरह अजवा पर निकालना ही था। सच तो ये है कि तुमने जिस कदर उजलत में मौका महल देखे बगैर आप ही के सामने अपना फैसला सुनाया था, इसके बाद यही सब होना था। मुझे यकीन है कि अपना फैसला सुनाने से पहले अगर तुम अजवा से भी बात कर लेते, उससे मशवरा करते, तो 100% वो तुम्हें मना करती। तुमने अपनी मनमानी करके उसके किए कराए पर भी पानी फेर दिया। तुम ये कहना चाहते हो कि जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ? याकूत ने पूछा था। ये सवाल तुम खुद से करो तो ज्यादा बेहतर जवाब मिल सकेगा। गाजी गहरी सांस भरकर बोला था। दूसरी जानिब याकूत चंद लम्हों तक उसे देखता रहा और फिर उसके सामने से हटता टेरेस की बाउंड्री के करीब चला गया। आईनी बाउंड्री पर हाथ जमाते हुए उसकी नजरें दूर उस पर साख्त हो गई थी, जो ज़ारा के पोर्शन के बाहर ज़ारा के साथ टहलती उससे बातों में मसरूफ थी। देखो, इस तरह डिस्टर्ब रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो होना था वो सब हो चुका है, मगर जो गलत हुआ है अब उसे सुधारने की फिक्र करो। अपने और अजवा के दरमियान सब ठीक करने की कोशिश करो। हो सकता है कि उसे यकीन हो गया हो कि आगे भी अगर आप ही और उसके दरमियान कोई तकरार हुई तो तुम इसी तरह उसके साथ पेश आओगे, इंसाफ नहीं करोगे। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या नाइंसाफी की है मैंने उसे ये नहीं कहा कि उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, या ये कि मेरी बहन हर तरह से ठीक बोल रही है। क्या मैं उससे ये कहता कि उसने आप ही को जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, 2-4 बद्दुआएं भी अपनी तरफ से शामिल कर देता उसे सही साबित करने के लिए? एकदम उसके भपरे अंदाज पर गाजी ने जिच होकर उसे देखा था। तुम्हारा यही गुस्सा फिल वक्त तुम्हें कुछ सोचने समझने नहीं देगा। ठंडे दिल और दिमाग से मेरी बातों पर गौर करना। अजवा के साथ तुम्हारे ये तेवर नहीं चलने वाले। तुम खुद देख रहे हो किस तरह वो तुम्हें नजरअंदाज कर रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम उसे उसकी गलती का एहसास किसी और तरीके से भी करवा सकते थे, मगर गुस्से में और जज्बात में आकर तुमने जो कुछ उसे कह दिया है, अब उसका रिजल्ट सबके सामने है। एहसास तो उसे फिर भी होना ही था। आखिर गई ना वो खुद आप ही के पास माफी मांगने। पिछले 1 हफ्ते से वो आप ही की जिम्मेदारियां खुद निभा रही है, उनका ख्याल रख रही है। आप ही का रवैया अब भी कोई पुरजोश नहीं उसके साथ, मगर सडमौली भी नहीं है। एक दिन उन दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो भी जाएंगे, मगर जज्बात में आकर तुमने अजवा से बनी बनाई बात बिगाड़ ली है। और एक बात मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ, आप ही ने यूं ही पूरा घर उसके हवाले नहीं किया हुआ। यूं ही अजवा से उनकी बेजारी खत्म नहीं हुई। अजवा ने उनके सामने तुमसे दस्तबरदार होने की बात की है, उनको यकीन दिलाया है कि तुम्हारे किसी फैसले में वो शामिल नहीं। गाजी के कतई पुरयकीन लहजे पर वो गंग नजरों से उसे देखकर कुछ बोल नहीं सका था। कोई और लफ्जों में ही सही, मगर उसने समझौता तो किया है, वरना उसे क्या जरूरत थी सब कुछ जलाकर आप ही के पास जाने की। वो अगर इस घर से चले जाने पर तैयार हो जाती तो वो इतना शॉकिंग ना होता। मैं नहीं मान सकता इस बात को। इस घर में मुझसे ज्यादा अहम उसके लिए कोई नहीं है। वो हरगिज भी मुझसे दस्तबरदार होने की बात नहीं कर सकती। नागवार नजरों से गाजी को देखता वो किसी तौर मानने को तैयार नहीं था। याकूत, ये मत भूलो कि इस घर में हाज भाई भी हैं। अजवा के दिल में उनसे कितनी ही नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन वो उसके भाई हैं। अजवा को इस घर में लाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए हाज भाई ने, यहाँ तक कि उसके हाथों अपनी तौहीन तक बर्दाश्त करते रहे हैं। तो क्या उनकी खुशी के लिए अजवा एक समझौता नहीं कर सकती? तुम जिस तरह उसके साथ पेश आए थे, उसके बाद तुम्हारी तरफ से दिल बर्दाश्ता होकर उसके लिए ये समझौता करना आसान हो गया होगा। गाजी ने कहा था। ना ऐसा हो सकता है, ना मैं ऐसा होने दूंगा। वो धीमे मगर भड़कते लहजे में बोला था। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि दिलो दिमाग को ठंडा रखो। अजवा को राजी करने की कोशिश करो, वही तुम्हें बता सकती है कि आप ही और उसके दरमियान क्या बात हुई है जो एक ही रात में सब कुछ अचानक बदल गया है।
میں یا تم حاج بھائی سے یہ سوال نہیں کر سکتے، قطعی مناسب نہیں ہے۔ بس تم اب اجلت میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ آپ ہی اور حاج بھائی کا ذہنی سکون غارت ہو جائے۔ ایک عرصے بعد وہ دونوں بہت خوش نظر آئے ہیں۔ ان کی خوشی، ان کا سکون کسی بھی طرح ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ فی الحال تم اپنا فوکس اجوا پر ہی رکھو، اس کا اعتبار دوبارہ جیتنے کی کوشش کرو، یہ تم ہی کر سکتے ہو۔ غازی کے سمجھانے والے لہجے کو سنتا وہ ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تو جو زارا سے باتوں میں مصروف ارد گرد سے غافل تھی۔ وہ زارا سے بات ہی کر رہی تھی جب حاج اور یمنا زارا کے گھر سے بھی برآمد ہوتے ان دونوں کو متوجہ کر گئے۔ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ واپس اندر چلیں، کھانا کھا کر جائیے گا، زارا فوراً بولی تھی۔ یہ رک ہی نہ جائیں کھانے پر، ان کی فرمائش پر پلاؤ بنایا ہے آج، کوئی طاقت ان کو آج تمہارے گھر پر ڈنر نہیں کروا سکتی، یمنا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ظاہر ہے، اور بنایا بھی اجوا نے ہے۔ میں تو کہتا ہوں تم بھی ساتھ آ جاؤ، چائنیز، رشین، اٹیلین کھانوں نے تم لوگوں کو دیسی کھانے کے ذائقے ہی بھلا دیے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اجوا جو بھی بنائے بہت ذائقے دار ہوتا ہے۔ مجھے تو ویسے بھی موقع چاہیے، جانے سے کیسے انکار کر سکتی ہوں۔ زارا خوشی سے دعوت قبول کر گئی تھی۔ یہ تمہیں کیا سوچی؟ بینک میں جاب چھوڑ کر کیوں بیٹھ گئی؟ چلتے چلتے حاج کو یاد آیا تو زارا سے سوال کر ڈالا۔ بہت اچھا کیا، میں تو بہت خوش ہوں، یاقوت تو سخت کھلاتا ہے اس کے بینک میں جاب کرنے سے۔ جی ہاں، آپ کے بھائی کے تانوں پر ہی بیزار ہو کر چھوڑی ہے جاب، زارا خشمگی لہجے میں بولی تھی۔ تو اچھی بات ہے، اب ذرا گھرداری بھی سیکھو، شادی کرنی ہے کہ نہیں؟ یمنا نے اسے گھرکا۔ خاموشی سے ان سب کے پیچھے جاتی اجوا کی نظر نیلم تک گئے جو اپنے پورشن کے برآمدے میں آتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ پہلوؤں پر ہاتھ ٹکائے وہ زہر خند نظروں سے اجوا کو دیکھ کر دانت پیستی رہ گئی، جبکہ اجوا بے نیازی سے نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ ایسا سبق سکھاؤں گی تجھے ڈائن کے ساری زندگی یاد رکھے گی، اجوا کو گھورتی وہ زیر لب چبا چبا کر بولی تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر سبھی موجود تھے، اجوا اور یاقوت کے سوا سبھی ہلکی پھلکی گفتگو کر رہے تھے اور اجوا کے بنائے گئے کھانوں کی تعریف بھی ہو رہی تھی۔ یاقوت کی گہری سنجیدگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اس لیے زارا بھی اس سے بہت سنبھل کر مخاطب ہو رہی تھی۔ اس وقت اجوا بالکل خاموشی سے سب کی باتوں کو صرف سنتی اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھی کہ اچانک حاج نے اسے مخاطب کر لیا۔ معظم نے فون کیا تھا مجھے، تمہاری خیریت پوچھنے کے بعد جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ حاج کے کہنے پر اجوا چونکی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ اس کی بیوی بچے تم سے ملنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ شرمین یہاں آنا چاہتی، وہ بھی اجوا سے ملنے؟ یمنا نے بے یقینی سے شوہر کو دیکھا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا، میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اجوا سے پوچھ کر بتا دوں گا، تم کیا کہتی ہو اجوا؟ حاج نے پوچھا۔ آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو ان کو بلا لیں، میں کر لوں گی ان سے ملاقات۔ اس کے بے تاثر لہجے پر یاقوت نے ایک نگاہ اسے دیکھا تھا۔ ان کو یہاں آنے سے روک دیں، کوئی فساد کھڑا کیا ان کی بیوی نے تو تماشا بن جائے گا، سبھی ڈسٹرب ہوں گے۔ یاقوت ناگوار لہجے میں ہاتھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ ان کے یہاں آنے یا نہ آنے کا فیصلہ صرف حاج بھائی کر سکتے ہیں، ان کو بھی اگر اعتراض ہے تو میں خود موسم بھائی سے ملنے چلی جاؤں گی۔ ناگواری ضبط کیے اجوا کسی بھی جانب دیکھے بغیر سرد لہجے میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ کر لیں۔ یاقوت تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ بولتا اپنی جگہ سے اٹھا اور سب کو دنگ کرتا تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ سب ملنے ہی تو آ رہے ہیں، موسم بھائی سے کہہ دیں کہ ضرور آئیں ملنے، مگر شرمین کو اچھی طرح سمجھا کر لائیں، کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرے، دل صاف کر کے آئے تبھی ملے گی اجوا ان سب سے۔ یمنا بولی تھی۔ تم کیا کہتی ہو اجوا؟ حاج نے بغیر اس کے تاثرات دیکھے تھے۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہی کہہ دیجیے گا ان سے، وہ سنجیدگی سے اتنا ہی بولی تھی۔ کھانے کے بعد رات گئے تک سب لاؤنج میں بیٹھے بہت اچھے ماحول میں گفتگو کر رہے تھے۔ غازی موجود تھا مگر یاقوت جانے کہاں غائب تھا۔ کھانے کے ٹیبل سے جو وہ اٹھ کر گیا اس کے بعد گھر میں وہ اجوا کو کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے موجود نہ ہونے میں ہی بہتری تھی، اگر وہ موجود ہوتا تو اجوا کے لیے سب کے درمیان بیٹھنا ناممکن ہو جاتا۔ باتوں کے دوران حاج نے چائے کی فرمائش کی تو وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ کچن کے دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوتے یاقوت کو یکدم دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن رکی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ خود پر ٹھہری، اس کی نگاہوں سے نظریں چرا کر اسے نظر انداز کرتی فریج کی سمت بڑھ گئی۔ پانی کی بوتل نکال کر پلٹتے ہوئے وہ بامشکل اس کی جانب دیکھ سکی تھی جو اس کے مقابل موجود سامنے سے ہٹنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ آپ ہی اور تمہارے درمیان کون سا معاہدہ ہوا ہے؟
اس کے چپتے لہجے پر وہ خاموشی سے نظر چرائے نکل جانا چاہتی تھی، مگر وہ فوراً بازو آگے کرتا اس کا راستہ روک گیا۔ اجوا، مجھے اپنے سوال کا جواب تم سے چاہیے، اس کے بغیر نہ میں یہاں سے جاؤں گا نہ تمہیں جانے دوں گا۔ اس کے سخت قطعی لہجے پر اجوا کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی، نہ ہی میں جواب دینے کی پابند ہوں، وہ سخت اور سرد لہجے میں بولی تھی، اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ جھٹکتی آگے بڑھ جانا چاہتی تھی، مگر سرد سے یاقوت اس کا بازو گروت میں جکڑتا اسے واپس اپنے سامنے لے آیا تھا۔ تبھی کچن میں داخل ہوتی زارا بری طرح ٹھٹک کر اپنی جگہ تھم گئی تھی۔ مجھے میرے سوال کا جواب دیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی، وہ سخت بھپرے لہجے میں بولا تھا۔ تم میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے، اجوا بھڑکتے لہجے میں بولی تھی۔ یاقوت، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پریشان کھڑی زارا ہول کر بولتی آگے بڑھی تھی۔ جہاں کھڑی ہو چپ چاپ کھڑی رہو زارا، درمیان میں مت بولنا۔ یاقوت کے دھیمے مگر سخت مشتعل لہجے اور سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے زارا اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ جواب تو مجھے تمہاری ایک ایک جنبش، ایک ایک ادا سے مل چکا ہے اجوا، لیکن میں سب کچھ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ جو کچھ کر چکی ہو اسے قبول کرنے کی جرات بھی خود میں پیدا کرو۔ صاف کہہ دو کہ اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر تم نے تھوک دیا ہے مجھ پر۔ سختی سے اس کا بازو گرفت میں جکڑے وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتا گرایا تھا۔ اتنا آسان تھا تمہارے لیے مجھ سے منہ پھیر لینا، سب کو راضی کرنے کے لیے مجھ سے میری محبت سے دستبردار ہو جانا؟ میں کیوں جواب نہ مانگوں تم سے؟ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے تم نے میری ذات، میرے جذبوں کا سودا کیا ہے۔ ہاں، میں نے یہی کیا ہے، میرے لیے یہی کرنا آسان تھا۔ نہ مجھے تم سے کوئی تعلق رکھنا ہے، نہ ہی کوئی تعلق بنانا ہے۔ بھڑکتے لہجے میں اس کی لہو رنگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے الگ ہٹا گئی تھی۔ دوبارہ میرے سامنے کسی محبت، کسی جذبے کا رونا روتے مت آنا۔ آئندہ کبھی بھی نہ میرا راستہ روکنا، نہ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت کرنا، سمجھے تم؟ اجوا کے سلگتے لہجے پر صاف کھڑی زارا کی نظر یاقوت پر تھی، جس کا چہرہ انگاروں کی طرح دہک رہا تھا۔ مشتعل نگاہوں سے اجوا کو دیکھتا وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتا چلا گیا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، تمہیں چھونے کی غلطی کیسے کر ڈالی میں نے، اب سزا تو ملنی چاہیے۔ بھیجتے لہجے میں بولتا وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ وہاں کچن کے کارنر میں بہت بڑا اور بھاری بھرکم خوبصورت سا ایکویریم رکھا تھا۔ اجوا کو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر زارا اس کے تیوروں کو بھانپتے ہوئے ہول کر چیخی تھی، یاقوت رک جاؤ! زارا کی چیخ ٹوٹے کانچ کے لرزہ خیر شور میں دب چکی تھی۔ پھٹی آنکھوں سے اجوا اسے دیکھتی رہ گئی تھی، جو بازو کے ایک ہی وار سے ایکویریم کو چکنا چور کرتا گاڑھے خون سے تر ہوتی سلیز کے ساتھ کچن کے اگوے دروازے سے ہی باہر نکل گیا۔ حواس باختگی میں شور کی آواز پر کچن کی طرف دوڑتے آتے حاج اور غازی نے کچن میں بکھرے کانچ کے ٹکڑے کو دیکھا۔ کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، رکے بغیر وہ دونوں یاقوت کے پیچھے ہی دوڑ گئے۔ جبکہ ان کے پیچھے جاتی زارا رک کر اجوا کے پاس آ گئی، جس کا چہرہ فک تھا۔ اجوا، اس سے پہلے کہ آپ ہی یہاں آ جائیں، چلو یہاں سے۔ غازی اور حاج بھائی سنبھال لیں گے یاقوت کو، آپ ہی کے سامنے میں بہانہ کر دوں گی کہ میرے ہی کہنے پر وہ ایکویریم کی جگہ چینج کر رہا تھا اور پھر یہ حادثہ ہو گیا۔ تم نے بھی سب سے یہی کہنا ہے، اب چلو جلدی۔ اجلت میں بولتی زارا اس کا برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہاتھ پکڑے کچن سے اسے لے کر نکل گئی تھی۔